हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। और आज से हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस बुक से मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ और जिस तरीके से मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊँगी, उस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम्स की जनरल साइंस आसानी से निकाल सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल और वर्थ होने वाली है। डेली के हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और कम से कम ये वीडियो 5 या 6 मिनट का होने वाला है। और डेफ़िनेटली हम एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चंस करेंगे, तो 5 क्वेश्चंस के साथ-साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। और बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की साइंस हम कवर करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की साइंस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हीरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है। यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु होता है, परंतु उनकी निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत विभिन्नता पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है कि हीरे की प्राप्ति किन दशाओं में होती है। हीरे की प्राप्ति हम किन दशाओं में करते हैं? उच्च दाब पे करते हैं या निम्न ताप पे करते हैं? निम्न दाब पे करते हैं या हाई टेम्परेचर पे करते हैं, या लो प्रेशर या लो टेम्परेचर पे करते हैं? और चौथा ऑप्शन है कि हाई प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। तो डेफिनेटली जब हम हीरो को बनाते हैं तो हम प्रेशर भी ज़्यादा लेते हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा लेते हैं। तो उच्च दाब और उच्च ताप पे हम हीरे की प्राप्ति करते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कार्बन के बहुत सारे अपर रूप्स होते हैं। अपर रूप्स को हम बोलते हैं एलाट्रोपस। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये 3 देख लो एग्जाम्पल के रूप में। और अब हम अगर हीरे की बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक काफ़ी अधिक होता है। अपवर्तनांक को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों को पास किया जाए तो उसकी चाल कितनी होगी, ये अपवर्तनांक कहलाता है। और हीरे की त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी अत्यंत बहुत ज़्यादा कठोर होता है हीरा। और उसका निर्माण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगने पर ही होता है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि उसके अंदर हीट आसानी से पास नहीं होती। तो हमने यहाँ कार्बन के बारे में समझा, हीरे के बारे में समझा, एलेट्रोप्स के बारे में समझा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का कौन सा रूप नहीं है? तो डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन के अपरूप है। तो ये ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, फुलरीन भी कार्बन का अपरूप है, और डेफिनेटली ग्रेफेन भी कार्बन का अपरूप है। तो सबसे कि ये पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन का रूप नहीं है। तो क्वार्टर्स जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं होता। क्वार्टर्स SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कार्बन नहीं है। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि प्रकृति में कार्बन तत्व उनके अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। और ये कार्बन जो है उनके आपस में कार्बन परमाणुओं की बॉन्डिंग से अलग अलग तरीके के कंपाउंड हमें मिलते हैं। इसमें कार्बन के विभिन्न अपरूप्स जिनको कार्बन के अपरूप्स कहते हैं, और इनमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेफेन क्या होता है। तो ग्रेफेन कार्बन का शुद्ध रूप होता है जहाँ कार्बन के परमाणुओं की एक परत हेनिकॉम लैटिस के रूप में व्यवस्थित की जाती है। हेनिकॉम लैटिस क्या होता है? जैसे मधुमक्खी के जाल के समान कार्बन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं इसके अंदर। और डेफिनेटली ग्रेफाइट और हीरे के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया। तो क्वार्टर्स क्या होता है? क्वार्टर का SiO2 ये फॉर्मूला होता है। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन
से निर्मित एक कठोर खनिज है जो जल में अघुलनशील है। तो डेफिनेटली ये कार्बन का रूप नहीं है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रूप है। क्वार्टज, तो डेफिनेटली आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है। तो सबसे पहले एथिलीन डाइब्रोमाइड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है C2H2Br2। ये एथिलीन डाइब्रोमाइड है। इसको हम पेट्रोल के साथ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं तो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस कि ये ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। ये लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, ये हो सकता है। पेट्रोल में से सल्फर यौगिकों को निकालता है, नहीं। टेट्रा एथिलेट के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला कि ये लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। और ऐसा क्यों है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब हम पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए उसके गैसोलीन में टेट्रा एसिड लेड मिलाते हैं। हम टेट्रा एसिड लेड मिलाते हैं और इसका दहन होता है तो हमें लेड ऑक्साइड PbO2 लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो पर्यावरण और जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। लेड ऑक्साइड पर्यावरण के लिए और जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो इस लेड ऑक्साइड के विलोपन के लिए हम पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड को मिलाते हैं और आजकल इसके स्थान पे हम एथेनॉल, टोलुइन आदि का भी यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस की वेल्डिंग में यूज होता है। गैस की वेल्डिंग में LPG डेफिनेटली यूज नहीं होता है, मीथेन भी यूज नहीं होता है, एथिलीन भी यूज नहीं होता है, एसिटिलीन गैस की वेल्डिंग में यूज होता है। इसका फॉर्मूला है CH∼CH। ओके, तो हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या काम आता है। गैस की वेल्डिंग हम दो धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं और इसके लिए ईंधन के रूप में हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है और एसिटिलीन की जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये जो मेटल्स हैं दो उनको आपस में जोड़ देता है और हम एसिटिलीन के स्थान पर आजकल हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन इन सब का भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकलक इकाई के रूप में नहीं है, मतलब जिनके अंदर ग्लूकोज एकलक इकाई के रूप में नहीं होता। तो डेफिनेटली ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज एकलक इकाई के रूप में होता है। सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज एकलक इकाई के रूप में होता है। स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज एकलक इकाई के अंदर होता है, लेकिन रबर के अंदर नहीं होता है ग्लूकोज एकलक इकाई के रूप में, क्योंकि रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो आइसोप्रोपिलीन से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम देखते हैं तो एक प्राकृतिक बहुलक होता है रबर जो आइसोप्रोपिलीन की एकलक इकाइयों का बहुलक होता है और बाकी सब ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। तो आई होप आपको इस तरीके से पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर गाइस प्लीज़ समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके से जनरल साइंस पढ़नी है। इस तरीके से पढ़नी है